हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस और तो आज तारीख है 14, लेक्चर नंबर 15। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चंस करे थे जिसमें 2 ब्लॉक थे। तो अभी हम एक 3 ब्लॉक का क्वेश्चन ले रहे हैं। एक्चुअली 3 ब्लॉक का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्स में नहीं देखा है, ना ही जेई में और ना ही नीट में। नीट में तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो एच.सी. वर्मा जी की बुक है इसमें दिया हुआ है, तो मैं करा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि वैसे भी आप पूछोगे मेरे से, तो पहले ही करा दिया जाए। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन ये है कि इसमें 3 ब्लॉक हैं। इसका नाम रख देते हैं हम सी, 7 kg का है ये। इसका नाम बी रख देते हैं, ये 3 kg का है। और इसका नाम ए रख देते हैं, ये आपका 2 kg का है। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है μ1 जो कि 0.2 है। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है μ2 जो कि 0.3 है। और यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है μ3 जो कि 0.0 है, 0.0। तो 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में यहां पे एक फोर्स लगाया है F = 10 न्यूटन। तो if a force of 10 Newton is applied on block A, find acceleration of block A, B and C. क्वेश्चन यही है, find acceleration of block A, B and C. तो ब्लॉक ए का, ब्लॉक बी का और ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिएगा। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि ब्लॉक ए का तो कुछ भी एक्सेलरेशन हो सकता है, बी और सी में लिमिटेशन है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि सी का कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। टू फाइंड maximum acceleration of C। तो देखिए ये C है, तो C पे यहां पे एक फोर्स पड़ेगा N2 और यहां पे पड़ेगा एक N3 नीचे से। तो N2 जो है वो A और B के वेट के बराबर होगा। मतलब अगर मैं A और B को कंबाइंड एक FBD बनाऊं A और B का, है ना, तो ये 2 kg है और ये 3 kg है। नीचे को लग जाएगा 3 kg 3g, मतलब सीधा एक सिंगल बॉडी मान रहे हैं हम इसको। अगर तो 5g नीचे को लग गया और N2 ऊपर को लग गया, तो N2 की वैल्यू तो 5g हो गई। अब अगर C को आगे लेके जाना है तो C पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो μN2 लग सकता है, इट इज F max। तो AC max की वैल्यू होगी आपकी μ2 एक्चुअली बाई 7। अब अगर नीचे भी फ्रिक्शन होता तो फिर इसको माइनस करना पड़ता। तो अच्छी बात है कि μ3 0 दे रखा है, और वो होना भी चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि सॉल्व करने में 2 घंटे लगेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जिसमें सॉल्व करने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो μ2 N2, तो μ2 इज 0.3, N2 इज 5g। सो 0.3 इंटू में 5g divided by 7. So this is 15/7 meter per second square. This is 2.14 meter per second square लगभग। So ये बिल्कुल क्लियर है कि C जो ब्लॉक है वो किसी भी कीमत पे 2.14 से ज्यादा एक्सेलरेशन से नहीं चल सकता है अगर आप ऊपर फोर्स लगा रहे तो। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ B, अब देखिएगा
यहाँ पे हो गई समस्या, और समस्या ये हो गई कि अगर हमें बी को आगे लेके जाना है तो ऊपर वाला फ्रिक्शन तो हम आगे को लेंगे, पीछे वाला अगर नीचे को ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ना लेके मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड सी निकालते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो अगर सी को अकेले चलाना है तो सी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना, और बी और सी का इकट्ठे मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड सी कंबाइंड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड सी। तो अगर मैं बी और सी को एक सिंगल एंटिटी मान लूं तो ये 3 kg और ये आपका 7 kg, नीचे से लगेगा N2 और ऊपर से N3 और ऊपर से लगेगा आपका N1, है ना। N2 इनके बीच का है, उसको हम ले नहीं रहे। तो यहां पे जो फ्रिक्शन आगे को लगेगा F max वो μ1 N1 हो जाएगा। N1 2G है और μ1 भी 2G है। सो दिस कम्स आउट टू बी, तो अगर ए और बी इकट्ठे चलेंगे तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, है ना, मैक्स। ये हो जाएगा हमारा μ1 N1 by 10, μ1 is 0.2 and N1 is 2G by 10, so it is just 0.4। तो अगर ये दोनों को साथ चलाना है तो इनका एक्सेलरेशन 0.4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेसिकली अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ए बी और सी के साथ चलेगा या फिर ए अलग चलेगा और बी और सी साथ चलेंगे, क्योंकि बी और सी में रिलेटिव मोशन तो तभी प्रोड्यूस होगा जब बी का एक्सेलरेशन सी का एक्सेलरेशन 2.17 से ज्यादा हो। समझ रहे हैं आप? तो अगर मैं आई होप आप समझ गए, बी सी के बीच में रिलेटिव मोशन तभी प्रोड्यूस होगा जब इन दोनों का एक्सेलरेशन 2.14 से एक्सीड कर जाएगा, देन ओनली देयर विल बी अ स्लिपिंग बिटवीन बी एंड सी। वो तब होगा जब आप बी पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो आप ए पे लगा रहे हो, तो ए जो है वो बी को खींच रहा है, तो बी को खींचने के लिए वो मैक्सिमम 4 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, क्योंकि 20 हो गया, 20 इंटू 0.2 4 होते हैं, तो 4 के फोर्स से तो ये दोनों 0.4 के एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो 0.4 का एक्सेलरेशन अगर बी का है तो सी तो मजे से 0.4 से चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, समझे ना। तो अब सवाल ये उठता है कि ए के और क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों एक साथ चलें? अगर तीनों का एक्सेलरेशन 0.4 से ज्यादा आएगा तो फिर नहीं चलेंगे तीनों एक साथ। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि ए बी एंड सी ऑल आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी, अगर मैं निकालूं तो वो 10/12 आएगा, विच इज मोर देन 0.4। समझे ना? तो इट मींस ए बी एंड सी कैन नॉट मूव टुगेदर। तो अगर ए बी एंड सी कैन नॉट मूव टुगेदर, इट मींस देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। सो एफबीडी ऑफ ए बनाते हैं। तो ए का जब एफबीडी बनेगा तो ए पे आगे को लग गया 10 न्यूटन और फ्रिक्शन लग गया 4 न्यूटन और ये 2 kg का ब्लॉक हो गया, और ये ऊपर को लग गया N1, है ना, और ये लग गया आपका 2G। तो N1 की वैल्यू 2G है, वो हम ऑलरेडी पहले ही ले चुके हैं। N1 इक्वल्स टू 2G तो हम इसमें ले चुके हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए आ गया हमारा 10 - 4/2 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले केस में ए का एक्सेलरेशन होगा 3 और बी और सी साथ चलेंगे और उनका एक्सेलरेशन होगा 0.4। समझे बच्चों? सो इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, A will move with an acceleration of 3 and B and C will move with equal acceleration of 0.4, क्योंकि B और C के बीच में रिलेटिव मोशन तभी प्रोड्यूस होगा जब B का एक्सेलरेशन 2.14 से एक्सीड कर जाए। सो दैट इज ओके। अब मैं इस फोर्स को थोड़ा कम करके बताता हूं आपको। सपोज करो कि मैं ये फोर्स लगा देता हूं, कितना लगा दूं, मान लीजिए कि मैं लगा देता हूं ये 4 न्यूटन,
ओके। इफ दिस फोर्स इज 4 न्यूटन, 4 तो नहीं, 4.5 न्यूटन है ना, 4.5 न्यूटन अगर मैंने लगा दिया, ठीक है बच्चों, तो 4.5 न्यूटन के चलते राइट, तो अब अगर मैं ए का एक्सीलरेशन देखूं तो ए का एक्सीलरेशन कितना हुआ, 4.5 माइनस 4 यानी कि 0.5, 4.5 माइनस 4, सो इट इज जस्ट 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अब 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ए चल रहा है और बी और सी साथ चलेंगे तो 0.4 से चलेंगे, तो वो दोनों फास्ट चल रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पे फोर्स लगा रहे हो वो स्लो चल रहा है, जिस पे नहीं लगा रहे हो वो फास्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों एक साथ चलेंगे इस केस में 4.5 न्यूटन में, तो ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 4.5/12, ओके। तो 4.5/12 करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 45/120, 15 से कट जाएगा, 15 3 15 8 है ना, 3/8, 3/8 का मतलब होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15/40, 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 0.375 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा 45 के लिए। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ये HC11 जो बुक है उसका क्वेश्चन नहीं है। अब अगर ये पूछे कि भैया कितना मैक्सिमम फोर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो, F की मैक्सिमम वैल्यू बताओ ताकि तीनों एक साथ चलें, द आंसर इज B और C तो एक साथ तभी चलेंगे, B और C तो एक साथ तभी चलेंगे जब इसका एक्सीलरेशन 0.4 हो, B और C का कंबाइंड। तो अगर 0.4 एक्सीलरेशन लेना है B और C का, तो A का भी 0.4 होना चाहिए, तो तीनों का 0.4 होना चाहिए, तो 12 × 0.4, 12 × 4 48 यानी कि 4.8। तो अगर ये 4.8 न्यूटन हुआ तो ये तीनों एक साथ चलेंगे और इन तीनों का एक्सीलरेशन होगा आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर ये फोर्स 4.8 न्यूटन से एक्सीड कर गया तो फिर ये तीनों एक साथ कभी नहीं चलेंगे, ए का एक्सीलरेशन एक्सीड कर जाएगा। क्लियर है? तो ये था पार्ट 1 क्वेश्चन का, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन दिया था क्वेश्चन में, तो जो कि 4.8 से बड़ा है, तो 10 न्यूटन इज बिगर देन 4.8, सो ए विल मूव विद एन एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट, 10 माइनस दिस, 10 माइनस 4 यानी कि 6/3 2। तो आप आंसर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, पार्ट 1 के आंसर आएंगे। एक्सीलरेशन ऑफ ए इज 3, एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड सी इज 0.4। सो इन दिस वे वी हैव डन अवर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये बड़ा मजेदार है और ये बहुत आसान भी है। यहाँ पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो अब यहां से मैंने निकाला हुआ है सी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है। अब मैं मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए निकाल लेता हूं, क्योंकि भैया बी का तो कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए? एक्चुअली ए का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना और भी आसान है, क्योंकि वो तो फ्रिक्शन से चल रहा है, तो उसको फ्रिक्शन लगेगा म्यू इनटू में एम ए इनटू जी। सो ए मैक्स इज μ1 n1 डिवाइडेड बाय m1, m1 मतलब ma, सो μ1 m1 g बाय m1 व्हिच इज μ1 g। वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर नीचे फोर्स लग रहा हो तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सीलरेशन म्यू जी होता है, म्यू है 0.2, सो 0.2 कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर हम जी को 10 लेंगे तो। अब ध्यान से देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि ए बी और सी तीनों साथ चलें, तो एक्सीलरेशन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2.14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर बी का एक्सीलरेशन 2.14 से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो जाएगा, 2 से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 तो 2.14 से कम होता है ना, तो यानी अगर तीनों का एक्सीलरेशन 2 से कम है तो तीनों एक साथ ही चलेंगे। अब 2 से चलाने के लिए यहाँ पे आप कितना मैक्सिमम फोर्स डाल सकते हो, 12 दूनी 24। तो जब तक ये वाला फोर्स 24 से कम है, समझे बच्चों, तब तक तीनों जो है वो एक साथ चलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 10 मतलब अगर मैं यहाँ पे 24 से ज्यादा वैल्यू देता, ठीक है, 10 तो कम है ना 24 से,
तो इसका मतलब ये तीनों साथ ही चलेंगे, क्योंकि बी अपने साथ ए को तब तक ले जा सकता है जब तक बी का एक्सेलरेशन 2 से बड़ा नहीं होता, और बी अपने साथ सी को तब तक ले जा सकता है जब तक ए का एक्सेलरेशन 2.14 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अब बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, और वो ये कि क्योंकि यहां पे 24 से अगर आप ज्यादा लगा दोगे तो फिर तीनों में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो पहले होगा ए में रिलेटिव मोशन और बाद में होगा बी में, समझे? तो अगर आपने 24 से ज्यादा लगाया, 24 लगाया, तो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, बट देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बी एंड सी। अब बी एंड सी के बीच में लाना, तो इसका एक्सेलरेशन 15/7 है, तो 15/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 15/7 इंटू, है ना, बाई 7 इंटू 12, तो आई थिंक इट इज 180, 15, हाँ 180/7, 180/7 हो जाएंगे आपके 2, है ना, 40 बच गए, 5 बच गए, है ना, 50 हो गए, तो 0.7 अराउंड 1, है ना, अराउंड 25.71 समथिंग। तो 25.7 न्यूटन से एक्सीड कर देंगे ना हम फोर्स, तो फिर मतलब क्या कहते हैं, बी में भी रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तो अब ये बात आप समझ ही गए होंगे कि भाई रिलेटिव मोशन कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारा अप्लाइड फोर्स 24 से ज्यादा होगा। तो ये तो 10 है, तो 10 का मतलब देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो इस केस में AA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 10/12, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें तो ये तीनों के तीनों 5/6 से चलेंगे। इवन अगर मैं यहाँ पे 16 दे दूं तो 16/12 से चलेंगे, यानी कि 4/3 से चलेंगे, समझे ना बच्चों? और अगर मैं इसमें यहाँ पे 20 दे दूं तो 20/12 से चलेंगे, समझ रहे हो? तो 20/12 का मतलब हो गया आपका 4 से काट देंगे, 5/3 से चलेंगे। और इवन अगर मैं ये 24 भी दे दूं, ठीक है ना, तो ये तीनों के तीनों 2 के एक्सेलरेशन से चलेंगे, समझ रहे हो? अब 24 से ज्यादा देने पे हो जाएगा पंगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूं कि 24 से ज्यादा पे कैसे पंगा होता है। देखिए, सपोज करो मतलब हम एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो बुक में नहीं है। सपोज करो कि मैं यहां पे एक्सेलरेशन दे देता हूं, फोर्स दे देता हूं 25, ओके? अब क्योंकि 25 24 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ए के और बी के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और वो 25.7 से कम है। सो इन दिस केस B and C will move together. A will move separately. Okay. What is the acceleration of A? Acceleration of A will be 2 meter per second square. But B and C will move together. तो B और C को आप एक साथ ले लेंगे एक सिंगल बॉडी की तरह से। यहाँ पे जो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन डेवलप हो गया है क्योंकि μn1. So this is 3, this is 7 and this is 25. So AB is equal to AC is equal to 25 minus 4/10 which comes out to be 2.1. अब क्योंकि जो B है ना मेरा, C है ना मेरा, वो 2.14 तक के एक्सेलरेशन को बर्दाश्त कर सकता है, 2.1 तो कर ही सकता है, समझ गए बच्चों? तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाऊं 25, तो ये जाएगा 2 से, ये दोनों जाएंगे 2.1 से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 26 लगा दूं, है ना, 26, तो फिर हो जाएगी गड़बड़। 26 न्यूटन का अगर मैं लगा दूंगा तो देखिएगा, जैसे मैंने यहां पे 26 लगाया, है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ C इज इक्वल टू आ गया हमारा 26 माइनस 4/10 यानी कि 2.2। अब ये 2.2 से चल नहीं सकता है C, सो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन B एंड C। तो बस अब B का अलग से बनाएंगे, तो FB यानी एक्सेलरेशन ऑफ B आ जाएगा हमारा। ध्यान से देखिएगा, B पे, है ना, आगे को लग गया है 26 और पीछे को लग गया है ये 4 और यहाँ पे लग गया है, क्योंकि तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन था ना ये 15, याद है ना, μ2 15। तो ये B है आपका 3 kg का तो एक्सेलरेशन ऑफ B आ जाएगा आपका 26 माइनस 4 माइनस 15, 26 माइनस 19 यानी कि 7, 26 माइनस 4 माइनस 15/3, 7/3 यानी कि 2.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ सी? एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा? ए सी विल बी 15/7 विच इज 2.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया है, इतने की जरूरत नहीं थी बट चलो बता दिया तो बता दिया, ठीक है। सो अगेन लेट अस मूव बैक टू थर्ड पार्ट। सो इन द थर्ड पार्ट एफ इज अप्लाइड हियर। तो वो 10 न्यूटन है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 2। बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, बी का तो बी का अलग से नहीं निकाल सकते हैं, बी और ए का इकट्ठे निकालेंगे। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड ए, अब ये वाला जो है ना ये मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि भैया आपने तो फोर्स ही लगा दिया ना सी पे। सो दिस टर्म इज मीनिंगलेस नाउ। सो टू फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी एज कंबाइंड, ए एंड बी, तो ए और बी को एक सिंगल एंटिटी मानते हैं। ये 2 kg, ये आपका 3 kg, और यहां पे एफ मैक्स होता है हमारा μ2 n2, जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ली थी 15 न्यूटन। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 15/5 यानी कि 3। तो ये तो और भी बड़ा आ गया, यानी अगर बी और ए को इकट्ठे चलना है तो फिर आप 3 का एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। तो लेकिन ए तो 3 से ज्यादा चल ही नहीं सकता, तो कुल मिला के हमारी लिमिट यही रह गई 2 की। तो यानी कि अगर एफ आपका 24 न्यूटन से छोटा है तो तीनों ए बी और सी एक साथ चलेंगे, लेकिन अगर 24 से बड़ा है बट, ठीक है, तो कितने पे रिलेटिव मोशन हो जाएगा बी और सी में? ए और बी में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। ए और बी में कभी रिलेटिव मोशन नहीं होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ए और बी को तो यही खींच रहा ना बी आगे, तो द आंसर इज ओनली 24। तो इफ द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन 24, है ना, there will be relative motion between B and C, there will never be relative motion between A and B, क्योंकि A और B तो दोनों ही मतलब क्या कहते हैं आपस में चिपके हुए ना, तो वो तो साथ ही चलेंगे हमेशा। समझ आ गया? तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 10 न्यूटन का फोर्स था, तो इट मींस 10 तो कम है ना 24 से, तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ C and that is equal to 10/12 which is 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? तो अब आप कहेंगे सर एक बार बताइए दो कि अगर आप यहाँ पे 24 से बड़ा फोर्स लगा दो, सपोज करो आपने 26 ही लगा दिया है ना, तब क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही 26 लगाओगे तो 26 बाई आपने ये किया, तो एक्सेलरेशन तीनों को अगर सिंगल मान रहे हो तो 26/12, तो दैट इज मोर देन 2। 26/12 का 30 ही ले लेता हूँ, चलो ना आसानी रहेगी। 30/12, तो 30/12 इज 2.5। तो 2.5 से तो ए भाई साहब चल ही नहीं सकते ना, हालांकि बी चल सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि ए 2 से चले और 20 से चले, क्योंकि रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस करेगा? ए और बी तो हमेशा चिपक के ही चलेंगे, ठीक है। तो अब फिर ये नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पे फ्रिक्शन 15 का लगाइए, सी का एफबीडी बनाइए। तो एफबीडी ऑफ क्या कहते हैं, एफबीडी ऑफ सी 15 से ये दोनों इक्वल चलेंगे, है ना। ओके, तो ए जो है ना वो 2 से चलेगा और बी और सी चिपक के चलेंगे, है ना। ए 2 से चलेगा, बी और सी चिपक के चलेंगे, क्योंकि ये 2 से ज्यादा से नहीं चल सकता ना, दिक्कत ये है, ये तो 3 से चल सकता है। तो एफबीडी ऑफ बी एंड सी बनाते हैं, है ना। तो बी और सी का एफबीडी जब हम बनाएंगे तो इस पे 30 का फोर्स लग गया आगे को, है ना। और हाँ, ये बात थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे 4 का फोर्स लग जाएगा पीछे को, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 30 - 4 डिवाइड बाई 10, यानी कि 2.6। तो ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी तो हमारा 3 से तक चल सकता है ना बच्चों। बी कैन मूव अप टू 3, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है मैक्सिमम वो 15 का है,
तो 15 का अगर फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो बी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है? तो बी पे 4 अगर मैं पीछे लगा दूं 15, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ बी, ए बी? तो 15 ये आगे है ना, 4 ये पीछे, तो 15 माइनस 4 बाई 3, 11/3 है ना, 11/3, सो इट इज 3.67। ये तो बहुत ज्यादा आ गया। तो बी है ना, बी और ए के बीच में फिसलाहट तभी शुरू होगी जब दोनों का एक्सेलरेशन 3.67 से 11/3 से एक्सीड कर जाएगा। तो 11/3 को 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, 11/3 इंटू 10, 110/3। तो 110/3 कितने होते हैं? तो 100/3 प्लस, है ना, मतलब अगर 120/3 होता तो 30 होता, तो उसमें से 3.33 कम कर दो, तो ये हो गया 26.67, है ना, 36.67। तो अगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 36.67, 36 होल, है ना, 2/3, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 36 2/3 से कम है, तो बी और सी एक साथ चलेंगे। तो ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन तभी प्रोड्यूस होगा जब आपका अप्लाइड फोर्स 36 से भी एक्सीड कर जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया। अब इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि 3 ब्लॉक का क्वेश्चन ना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप देख रहे हो कि मुझे भी एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है। इवन अगर ऊपर हम लगा रहे थे तो फिर तो आसान था एनालिसिस, नीचे भी खैर चलो समझ तो आ ही गया है। बी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 3.67 से एक्सीड नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है। 3.67 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल एंटिटी मान के चलूं, तो आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, 10 इंटू 3.67, यानी कि 3.67 इज 11/3, 11/3 इंटू 10 इज 110/3, जो कि होता है 120/3 में से 3.33 कम, 40 में से 3.33 कम, ठीक है। तो इस तरीके से पता चल गया मुझे। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं, F = 40 लगा के, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर मैं 40 लगा दूंगा तो C will move separately, B will move separately and A will move separately, all will move separately, ठीक है। बिकॉज 40/12 करेंगे तो आंसर आएगा 40/12 इज, यू कैन से 10/3 विच इज 3.33। ए तो 2 से ज्यादा से नहीं चल सकता, बी जो है वो चल तो नहीं सकता 3.33 से ज्यादा, बट दिक्कत यह है कि अगर ए का रिलेटिव मोशन हो गया तो यहाँ पे फ्रिक्शन लिमिटेड हो गया। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए तो इतना ही होगा जी, ठीक है। अब एक्सीलरेशन ऑफ बी निकालता हूं मैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी आ जाएगा मेरा, आगे को 15, पीछे को 4 / 3, यानी कि 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ऑफ सी निकालता हूं मैं, आगे को 40 और पीछे को 15, 40 - 15/7, है ना, 25/7, 25/7 होता है आपका 7 × 21, है ना, 3.5, ओके, 3.5 समथिंग, तो दैट इज ओके, 3.5 समथिंग, 25/7, 7 × 21, फिर कितने आ गए, 40, नो 40 पे भी ये साथ ही चलेंगे, क्योंकि यहां पे ना बेसिकली जो आंसर आना था उसमें 4 भी ऐड करना था अप्लाइड फोर्स में, ठीक है। सो दिस वाज 110/3 प्लस 4, इतना फोर्स लेना था। तो देखा जाए तो ये 12 हो गया, 122/3, समझे बच्चों। तो जब तक फोर्स 122/3 से बड़ा नहीं होता तब तक ये साथ ही चलेंगे, क्योंकि यहां पे 4 तो मैं भूल गया लेना, ठीक है। सो इट मीन्स ए बी ए तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 122/3 - 4 / 10. So this comes out to be 11/3, which is actually 3.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आप समझ गए। ये मैं लेना भूल गया था, क्योंकि मैंने 110/3 तो कर दिया, पर 4 का यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन डेवलप होगा, वो भी तो लेना था। तो
तो अब ये जो आंसर है ये बेसिकली 40 पॉइंट है ना 67 है, 40.67। तो अगर मेरा अप्लाइड फोर्स 40.67 से एक्सीड कर जाता है, सपोज करो ये 42 हो जाता है, अब इन तीनों में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो नाउ ए बी विल बी डिफरेंट। व्हाट विल बी ए बी? सो ए बी विल बी, यू कैन से 15 माइनस 4 बाई 3 है ना, 11 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड AC will be 42 माइनस 15 बाई 7। 42 में से 15 जाएंगे, 40 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 25 और 2 27, 27 बाई 7। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 के 21, 3 बच गए कितने 6, 60। तो 7 9 63, 7 8 56, 8 बच गए कितने है ना 4 है ना, 60 था ना, 4 में फिर ये 5 चल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इसका सबसे ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका कम है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं आपको समझा देता हूं, 3 केस हो गए। पहला केस, इफ F इज लेस देन 24 है ना न्यूटन, तो AA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू F बाई 12। दूसरा केस, इफ F इज ग्रेटर देन 24 but less than 40.67, so AA will be you can say 2 and AB is equal to AC is equal to F minus 4 by 10, and third case is F is less than 40.6 more than 40.67 Newton. So in that case AA will be 2, AB will be 11 by 3 and AC will be F माइनस 15 बाई 7। ये 3 केस बन गए। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है क्लियरिटी आ गई। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस वाज अ डिफिकल्ट वन, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन है हमारी किताब में, HC वर्मा सर की बुक में एक क्वेश्चन और है जो खतरनाक सा है। हालांकि वो इतना खतरनाक नहीं है, मतलब खतरनाक तो ये भी नहीं था। ये तो मैंने क्या किया ना, मैंने सारी वैल्यूज के लिए एनालिसिस कर दिया इसका। बट मैं फिर कह रहा हूं कि 3 ब्लॉक का क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में बहुत कम है। बट बात यह है कि किताब में दिया है और उस किताब में दिया है जिसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं, तो इसलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं बच्चों। द क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लिप्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। नो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। देखिएगा, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एंड हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एक पुली टंगी हुई है ऐसे, इससे एक रस्सी आ रही है, रस्सी से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, इसका मास स्मॉल m है, ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे एक पुली है, ये दीवार है, फिर यहाँ पे एक पुली है, ये दीवार है, यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अलग है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स इज μ1, दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2। ठीक है बच्चों, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m है ना। ब्लॉक ऑफ मास m का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, कर लें, चलिए करते हैं। देखिए,
तो बेसिकली होगा क्या, तो होगा ये कि जैसे ही हम छोड़ेंगे तो स्मॉल m विल गो डाउन विद एन एक्सीलरेशन a, बट बिकॉज जैसे ही आगे जाएगा इसको इधर भी जाना पड़ेगा, तो ब्लॉक m मास के दो एक्सीलरेशन होंगे, एक a आगे को, तो एक्सीलरेशन को ना हम चिपका के शो नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे फोर्स है, एक a आगे को और एक a नीचे को, और इसका एक ही एक्सीलरेशन होगा आगे को। ओके बच्चों, the block of mass m has two acceleration, one is a toward right, another is a toward downward। क्योंकि अगर ये ठीक है, इसको अगर आपको समझना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पे बैठ जाइए। तो जैसे ही आप इस पे बैठ जाएंगे, ठीक है बच्चों, जैसे ही आप इस पे बैठ जाएंगे तो ये रस्सी, ये दीवार जो है वो a एक्सीलरेशन से आएगी, तो अगर a एक्सीलरेशन से आएगी 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 है ना, तो यहाँ पे टेंशन लग रही है T, तो यहाँ पे कुछ रस्सी खुलेगी, यहाँ पे भी खुलेगी, तो ये तो हुए नहीं हो गया, हुए हो गया ना। देखो इसको अगर मैं a डैश बोल दूं तो ये T लग गया, ये भी T लग गया है ना, ये भी T लग गया और ये T लग गया है ना, तो इस पे तो 2T लग गया ना दीवार पे, T और T, तो दीवार का देखेंगे तो दीवार पे लग गया 2T, तो 2T इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू T इंटू a डैश, a डैश इज इक्वल टू 2a, ये तो 2a आ गया। तो कुल मिला के पहली गलती तो हमें पकड़ में आ गई जो हम कर रहे थे, इट विल गो डाउन विद एन एक्सीलरेशन 2a। तो अब देख लीजिएगा, वापस से ग्राउंड फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड फ्रेम में ये a एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो ये भी a से जाएगा, और ये वाला जो है ना नीचे की ओर 2a से जाएगा। ओके, पहली मिस्टेक विच वी आर डूइंग, दोनों के एक्सीलरेशन बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से रस्सी खुलेगी, यहाँ से खुलेगी, तो यहाँ पे डबल रस्सी मिल जाएगी ना हमको। अगर ये मान लो आधा 1 मीटर आगे खिसका, तो 1 मीटर रस्सी यहाँ में फ्री हो गई, यहाँ हो गई फ्री, नीचे तो 2 मीटर गई ना रस्सी। ओके चलिए, अच्छी बात है। अब मैं सबसे पहले ब्लॉक का एफबीडी बना लेता हूँ, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m। स्मॉल m मास का ब्लॉक है ये, T एक टेंशन लग गई इधर को, एक नॉर्मल रिएक्शन लग गई n इधर को, एक स्मॉल m लग गया इधर को। अब क्योंकि नीचे की तरफ रगड़ खाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा यहाँ पे, जो कि μ1 n1 हो जाएगा। इधर की तरफ इसका एक्सीलरेशन a है, m इसका मास है, तो बहुत ही मजेदार बन गया। कुछ नहीं, न्यूटन का लॉ लगाना है बस। देखो ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स है, ये तो, नीचे की तरफ ये अकेला है, जा तो ये 2a एक्सीलरेशन से नीचे रहा है ना, 2a से, so you will say mg minus mu1 n1 minus t is equal to m into 2a. This is your equation number 1. Okay, इनको छोटा सा दिखा देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, समझ रहे हैं ना बच्चों। अब आगे आगे तो n1 से जा रहा है ना, ये n1 से, तो n1 ही लेके जाएगा बस, तो n1 is equal to ma, चाहे तो यहां डाल दें तो अच्छा हो जाएगा। तो देखो mg माइनस टी इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 इंटू एम ए, म्यू1 प्लस 2, इधर होना है म्यू1 और म्यू2 है, म्यू1 प्लस 2 इंटू एम ए। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर, यू कैन से 2, दिस इज 3। तो इन दोनों को जोड़ के आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस ए की वैल्यू एम ए डाल दी ना, तो ये इधर आ जाएगा, एम ए कॉमन ले लिया तो म्यू1 प्लस 2 आ गया। अब हम बात करेंगे इस ब्लॉक की, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। देखो यहीं पे बनाता हूं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। ओके, तो इसका एफबीडी बनाना भी डिफिकल्ट है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। आई थिंक 11 के करीब फोर्स लग रहे हैं इस पे। तो एक तो ये हो गया टी, एक ही हो गया टी, एक ही हो गया टी, ओके, एक ही हो गया कैपिटल एम जी, एक ही हो गया नॉर्मल रिएक्शन एन नॉट जो ऊपर को लगेगी। ठीक है बच्चों, एक ही फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू2 एन नॉट, या n2 कर दो,
म्यू टू एन टू। एक फोर्स और लगेगा, दो फोर्स और लगेंगे एक्चुअली, एक ये लगेगा N1 है ना, और एक ही लगेगा नीचे को, मतलब इस पे जो फ्रिक्शन है ऊपर को लगा तो इस पे नीचे को लगेगा μ1 N1। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फोर्सेस लग रहे हैं, 11 नहीं। ओके बच्चों, आठ फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, दो फ्रिक्शन, दो नॉर्मल रिएक्शन, एक वेट और तीन टेंशन। तीन टेंशन इसलिए क्योंकि एक रस्सी यहाँ है, एक यहाँ है, क्योंकि ये पुली को इसका हिस्सा मान लो, एक यहाँ है, तीन रस्सियां हैं, दो जगह टच हो रहा है, एक जगह यहाँ टच हो रहा है, एक जगह यहाँ टच हो रहा है, दो नॉर्मल रिएक्शन, और एक जगह फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, एक यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, दो फ्रिक्शन दो नॉर्मल रिएक्शन, है ना, चार, दो फ्रिक्शन दो नॉर्मल रिएक्शन चार, और एक वेट पांच, और तीन टेंशन है, आठ फोर्स लगेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई मोशन हो नहीं रहा है तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है वो μ1 N1 है और T है, तो μ1 N1 प्लस T है ना, ये दोनों वर्टिकल हैं, और एक कैपिटल mg भी वर्टिकल ही है, प्लस कैपिटल mg, और N2 जो है वो ऊपर को है, तो माइनस N2 इज इक्वल टू 0। देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो अकेला इन सबको बैलेंस कर देगा। N1 की वैल्यू m में थी, याद है, चलो हटाएंगे भी इसको, या हटा ही देते हैं, ठीक है, तो μ1 इंटू एम में प्लस टी प्लस कैपिटल mg इज इक्वल टू N2 की वैल्यू आ गई। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके T है, ठीक है, एक T है एक T है, तो 2T हो गया, माइनस μ2 N2 ये हो गया, इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल ए। तो N2 की वैल्यू आप ऊपर से उठा सकते हो, यहां वाली इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, तो 2T माइनस μ2, N2 की वैल्यू ये पड़ी हुई है, सो इट इज μ1 ma है ना, प्लस T प्लस कैपिटल mg इज इक्वल टू कैपिटल ma। तो दिस इज T को सेपरेट कर लेते हैं, तो 2 माइनस μ2 इंटू T, ये हो गया आपका माइनस μ1 μ2 इंटू ma माइनस μ2 इंटू mg। बेटा उस ये हो गया। अब क्योंकि एक ए वाली टर्म को भी उधर ही ले जाएंगे ना, तो देखो ये माइनस ए ले लेते हैं बस, तो 2 माइनस μ2 इंटू टी और माइनस μ2 इंटू कैपिटल mg इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन नंबर 3 यहीं पे लिख देता हूं, प्लस होके बनेगा ये आपका कैपिटल M प्लस μ1 μ2 इंटू स्मॉल m, है ना, इंटू a, ये बन गया बच्चों। सो द इक्वेशन हैज बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड, स्मॉल m है ये। अब क्या मकसद है हमारा, अब हमारा मकसद है बस किसी तरीके से ए टी को एलिमिनेट करना, फिर हमारा ए आ जाएगा कैपिटल ए, ठीक है। तो भैया इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2 माइनस μ2 से, तो 2 माइनस μ2 इंटू स्मॉल mg, एक बार फिर चेक कर लो, 2t है ना ये, μ2 mg, ठीक तो है, t 2 माइनस μ2t सही है, माइनस का μ2 mg ये भी सही है, ये भी माइनस का है, ये उधर चला जाएगा, ये भी सही है, μ1 n1 नीचे को, t भी नीचे को, कैपिटल mg भी नीचे को, n2 ऊपर को,
ये भी सही है। ओके हाँ, समझ आ गया। देखो इसमें ही गलती कर दी, और वो गलती है ये n1, ये n1 लेना भूल गए इस वाली इक्वेशन में। 2t माइनस म्यू टू n2 माइनस n1 मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। तो माइनस n1, ठीक है। तो n1 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो यहाँ पे भी माइनस n1 आना है ना, समझ रहे हो बच्चों, क्योंकि यही तो वो इक्वेशन है n1। दिस इज n1 म्यू टू n2, n1 उधर ले जाओ तो प्लस n1 हो गया यहाँ पे। n1 को स्मॉल m में डाल दो तो ये हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। अब अगर स्मॉल m भी इसमें ऐड हो रहा है तो ये 1 प्लस हो जाएगा। थोड़ी जगह कम है, छोटा छोटा लिख देता हूँ क्या है। देखो इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस 1 प्लस म्यू 1 म्यू 2 इंटू स्मॉल m इंटू ए, ये हो गया। अब मुझे नहीं लगता कोई गलती की गुंजाइश है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 माइनस म्यू 2 से, तो माइनस 2 माइनस म्यू 2, 2 माइनस म्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2 माइनस म्यू 2 इंटू 2 प्लस म्यू 1 इंटू स्मॉल m। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो अब जो बचेगा उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। याद रखना यहाँ पे a था, है ना। इन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो दिस इज 2 माइनस म्यू 2 इंटू स्मॉल m जी माइनस म्यू 2 इंटू कैपिटल M जी, है ना, इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस 1 प्लस म्यू 1 म्यू 2 इंटू स्मॉल m, ठीक है, और प्लस 2 माइनस म्यू 2 इंटू 2 प्लस म्यू 1 इंटू स्मॉल m इंटू ए। ये आ गया जी। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 2 स्मॉल m जी माइनस म्यू 2 कॉमन, स्मॉल m प्लस बिग M इंटू जी, ये हो गया। ये तो आना ही था, क्योंकि अगर आपका जो ये फोर्स जो है ना 2mg छोटा रह गया ना इससे, तो ये चलेगा ही नहीं सिस्टम। भैया यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन है ना, तो इसको चलाने के लिए ये फोर्स बड़ा होना चाहिए, तो दैट इज ओके। अब यहाँ पे ये घटिया घटिया सी टर्में हैं, देखो मुझे लगता है ये कटेंगी m प्लस, तो स्मॉल m को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, स्मॉल m कॉमन, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, म्यू 1 म्यू 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, प्लस था यहाँ पे, तो 2 टू द 4 प्लस 4 माइनस 2 म्यू 2 प्लस 2 म्यू 1 और माइनस म्यू 1 म्यू 2 इंटू स्मॉल m इंटू ए। म्यू 1 म्यू 2 वाली टर्म कट गई, तो ये 5 प्लस, तो कुल मिला के एक ही वैल्यू आ गई, यहां पे लिख देते हैं एक की वैल्यू आ गई 2 स्मॉल m जी माइनस म्यू 2 इंटू में स्मॉल m प्लस बिग M इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस कैपिटल M प्लस 1 प्लस 4, तो 5 ही हो गया, 5 प्लस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू 2 प्लस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू 2
इंटू स्मॉल m। अब ये मैं आंसर चेक करता हूं, आ गया। सो आंसर मैच हो गया, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के बस यहाँ 2 कॉमन लिया हुआ है, 2 we can take common, mu1 minus mu2, so we will have to use bigger bracket, है ना। so this is the answer जो मैच हो गया। तो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशनें थी, मुझे लगता है आप चाहोगे कि मैं एक बार और करूंगा ना। चलिए मैं एक बार और कर देता हूं। देखो जगह भी कम है तो मैं फिर मिटा मिटा के करूंगा। बच्चों ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा नहीं भाई, देखो 8 फोर्स लगे हुए हैं, किसी बॉडी पे 8 फोर्स लग रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई क्यों देगा भला। फिर आप कहोगे कि सर किताब में क्यों डाला हुआ है। किताब में इसलिए डाला हुआ है ताकि आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपको अंदाजा हो कि एक भी फोर्स छूटा तो काम बिगड़ा। मतलब इफ यू मिस वन फोर्स योर एंटायर आंसर विल वैनिश, खत्म। तो देखो ब्लॉक एम का स्मॉल एम का है ना, एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ स्मॉल एम, दिस इज स्मॉल एम। ये टेंशन लग गई इस पे, ये फ्रिक्शन लग गया इस पे म्यू n1 है ना, और ये नॉर्मल रिएक्शन लग गई इस पे n1, और ये लग गया इस पे mg, स्मॉल mg। सो 1 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, बट इट हैज 2 एक्सीलरेशंस। एक एक्सीलरेशन इसका हॉरिजॉन्टल दिशा में है और एक एक्सीलरेशन इसका वर्टिकल दिशा में है, जो कि 2a है। तो सबसे पहले तो हम यही गलती कर रहे थे कि यहाँ पे टेंशन T थी, यहाँ भी T थी। अगर दीवार A से चलेगी तो ब्लॉक 2a से चलेगा। तो अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन बनेगी हमारी mg माइनस म्यू n1 माइनस t इज इक्वल टू m इंटू 2a और n1 इज इक्वल टू ma। तो चलो अभी रहने देते हैं इनको ऐसे, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो ये तो सिर्फ a एक्सीलरेशन से दाएं जा रहा है ना बच्चों, तो आगे की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक t ये एक t ये, 2 फोर्स आगे ले जाना चाहते हैं, n1 पीछे और ये भी पीछे, 2 फोर्स इसको पीछे लग रहे हैं। तो गिनती कर लो, 4 हॉरिजॉन्टल हैं 4 वर्टिकल हैं। तो जब आप हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखेंगे उसमें 4 फोर्स होने चाहिए। तो 2t ये 2 हो गए माइनस म्यू 2 है यहाँ पे, म्यू2 इंटू n2 और माइनस n1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू a। तो देखो एक फोर्स ये, एक ये और 2 ये, तो 4 हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गए, तो इक्वेशन ओके हो गई। इसमें क्या है कि 2 वर्टिकल फोर्स हैं, वर्टिकल अपवर्ड और एक वर्टिकल डाउनवर्ड। तो 2 ऊपर को एक नीचे को, मतलब 3 फोर्स तो इसमें आ गए और एक इसमें आ गया, तो इसके भी चारों फोर्स हो गए। फोर्स ही गिन लेते हैं हम लोग। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में भी 4 फोर्स हैं, ये अकेला इंटू ऊपर को है, ये नीचे को है, ये नीचे को है, ये टी भी नीचे को है। अब इसको ये म्यू n1 ऊपर क्यों लिया कि भैया ये तो नीचे जाएगा ना, तो इस पर रगड़ लगने से इस पे फ्रिक्शन इसके मोशन का अपोज करेगा। तो अगर म्यू n1 स्मॉल m मास के ब्लॉक पे ऊपर को लग रहा है तो म्यू n1 जो कि इन दोनों के बीच का एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो बड़े ब्लॉक पे नीचे को लगेगा। ये बड़ी बारीक बात है, इसको बच्चे मिस कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब एक तो नीचे को टी लग गया है ना, एक नीचे को आपका म्यू1 n1 लग गया, एक नीचे को आपका कैपिटल mg लग गया और एक जो है ऊपर को n2 लग गया, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0। तो अब आप देख लो कि 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशनों को सॉल्व करके एक ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये तो कर ही लोगे मुझे लगता है आप, बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज ही डालनी है बच्चों। निश्चित रूप से क्वेश्चन बेकार सा है तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन है ना, ये n2 है तो यहां से n2 निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार n2 आएगा तो n1 की वैल्यू ये पड़ी हुई है, n1 की वैल्यू डालेंगे, t की वैल्यू डालेंगे और गायब करेंगे फिर, और क्या करेंगे, और कोई चारा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी n2 पड़ा हुआ है।
या तो एक काम कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को म्यू2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें, है ना। तो एक ही बात होती है, आप ऐड करो या फिर ठीक है ना, ऐड करो या वैल्यू डालो, क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही बात होती है। तो यही वाली दो इक्वेशन नीचे वाली बेकार है, इसमें ज्यादा फोर्सेस हैं और फिर इसमें n1 भी यूज होना है। ठीक है, चलिए कर ही देता हूं। देखो इसमें डालनी पड़ेगी, तो 2t माइनस म्यू2 इंटू n2 की वैल्यू, तो ये n2 की वैल्यू होगी ना, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ से n2 की वैल्यू होगी आपकी t प्लस म्यू1 n1, है ना, और प्लस कैपिटल mg माइनस n1 इज इक्वल टू ma। अब देखो ये 2 माइनस म्यू2 इंटू टी हो गया, ये हो गया आपका म्यू1 म्यू2 इंटू n1 माइनस म्यू2 म्यू1 n1, है ना, और ये हो गया आपका माइनस का म्यू2 इंटू में कैपिटल mg, और ये n1 हो गया, है ना, इज इक्वल टू कैपिटल m में। अब ये n1 को हम उधर ले जाते हैं, तो 2 माइनस म्यू2 इंटू टी और माइनस म्यू2 इंटू mg इज इक्वल टू, अगर मैं n1 को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू1 म्यू2 इंटू n1 प्लस कैपिटल m में, ऐसे हो जाएगा। अब देखो जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसमें अकेला t है, इसमें जो है ना ये म्यू2 का चक्कर है, ये म्यू1 है, म्यू1 n1, है ना, ये t अकेला है और ये 2 माइनस म्यू2 है ना। तो अब पंगा तो यही हो गया ना, या तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, इसमें पुट कर देते हैं। देखो तो t की वैल्यू यहां से आ रही है स्मॉल mg माइनस म्यू1 n1, म्यू1 n1 को तो m में डाल दो, तो माइनस म्यू1 प्लस 2 इंटू एम है ना, ऐसे डाल दो फिर, और क्या कर सकते हैं। देखो समझ गया ना बच्चों, क्योंकि n1 तो m में है ना, स्मॉल m में, स्मॉल m में, और ये स्मॉल m में, ठीक है, t को चले जाएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, ये t की वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो 2 माइनस म्यू2 इंटू टी, टी की वैल्यू है mg स्मॉल mg माइनस बड़ा ब्रैकेट ले लो म्यू1 प्लस 2 इंटू एम ए, ओके, माइनस म्यू2 इंटू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू, इसको भी एम में डाल दो, तो 1 प्लस म्यू1 इंटू म्यू2 इंटू स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए। अब देखो इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं ये मिटा के कर देता हूं, ताकि एक्चुअली मकसद ये है कि आप उलझ ना जाओ इक्वेशनों में, है ना। ये भी मिटा देते हैं, सीधी सीधी इक्वेशन है अब, ठीक है। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 माइनस म्यू2 इंटू स्मॉल एम जी, है ना, फिर ये आएगा, है ना, ओके, तो ये आएगा आपका माइनस का ही आएगा 2 माइनस म्यू2, ठीक है, और इंटू 2 प्लस म्यू1 इंटू एम ए, और माइनस म्यू2 इंटू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू1 म्यू2, चलो यहां लिख देता हूं, 1 प्लस म्यू1 म्यू2 इंटू एम ए और प्लस कैपिटल एम ए। अब देखो ये म्यू1 म्यू2 एम ए की टर्म यहां आएगी, वो कटेगी इससे, सही है। तो देखिएगा इसको इसके साथ ले आते हैं, तो 2 माइनस म्यू2 2 एम जी, 2 माइनस म्यू2 2 एम जी माइनस म्यू2 स्मॉल एम जी और माइनस म्यू2 इंटू कैपिटल एम जी, ओके। अब ये माइनस को अंदर पहुंचा देते हैं, तो प्लस, तो ये म्यू2 माइनस 2 हो गया इंटू 2 प्लस म्यू1 इंटू एम ए
इज इक्वल टू कोई वाली चीज होगी तो 1 प्लस μ1 μ2 इंटू एम ए डिवाइड बाई कैपिटल एम ए। अब बस सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्या है। सो दिस इज 2mg माइनस कॉमन μ1 प्लस μ2 इंटू कैपिटल एम जी, नो माइनस μ2 कॉमन स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो एक μ1 μ2 की टर्म जो है ना वो कट जाएगी उससे, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, तो बचेगा मेरे पास एक तो μ1 μ2 आएगा, है ना, प्लस में ही है ये μ1 μ2 और प्लस में माइनस में 2 प्लस में 2 μ2 माइनस में 2 μ1, बस दोनों का प्रोडक्ट और माइनस में 4 इंटू में स्मॉल एम ए इज इक्वल टू में 1 प्लस μ1 μ2 इंटू में स्मॉल एम ए और प्लस कैपिटल में एम ए। तो ये μ1 μ2 वाली टर्म गायब हो जाएगी, बाकी सब उधर ले जाओ। तो ये हो गया 2mg माइनस μ2 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी इज इक्वल टू, जब हम बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो देखो ये 4 है और ये 1 है, 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस के 2 μ1 हो जाएंगे, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो μ1 प्लस का और μ2 माइनस का इंटू में स्मॉल एम में, है ना, और ये कैपिटल एम में। अब बस वो सब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस गिव्स मी a इज इक्वल टू 2 स्मॉल एम जी माइनस μ2 इंटू स्मॉल एम प्लस बिग एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू 5 प्लस ले लो 5 प्लस 2 इंटू में μ1 माइनस μ2 ये आ गया। सो दिस इज द एक्सेलेशन। मैंने 2 बार सॉल्व कर दिया और आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं फिर से कहता हूं, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू प्रैक्टिस, करिएगा प्रैक्टिस इसकी।